ये आपका H2 हो गया। जैसे फिर अमोनिया है, सेंट्रल एटम N है। जनरली यहाँ पे ये तो 2 ही थे, पर यहाँ पे 4 एटम है, तो सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने का एक मतलब थंब रूल की तरह है, कोई ऐसा कोई मैथमेटिकल प्रूवन चीज़ नहीं है, लेकिन जो यूनिक एलिमेंट होता है दैट इज यूजुअली द सेंटर। जैसे NH3 में यूनिक एलिमेंट क्या होगा? नाइट्रोजन। अगर 2 यूनिक एलिमेंट कहीं मिलने आगे आएंगे तो यूजुअली जो बिगर वाला होता है वो बीच में आता है, साइज में बड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली उसकी कम होती है, पर यह यूनिक दिख रहा है तो यूनिक एलिमेंट यूजुअली इज द सेंटर एटम। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? भाई नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हैं, लेकिन अभी बात है वैलेंस शेल से, तो वैलेंस शेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 15 होता है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है। H को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो भाई कर लिया, और कुछ करना ही नहीं है। इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, और यहाँ पे ये 8 हो गए, 2 2 2 और 2 8। अच्छा, नाइट्रो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है उनके लिए तो ऑक्टेट थ्योरी लगनी ही है। दे कैन नेवर अभी हमने ऑक्टेट एक्सपांशन की बात भी नहीं की, पर हम आगे देखेंगे कि ऑक्टेट एक्सपांशन भी होता है और बहुत कॉमनली होता है, लेकिन जो सेकेंड एलिमेंट है बिकॉज दे कांट कीप मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, तो वो कभी भी ऑक्टेट एक्सपांड कर ही नहीं सकते। तो वो या तो कभी कभार किसी केस में ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी रह सकता है, हम देखेंगे 1-2 एग्जाम्पल, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे बट दे नेवर एक्सपांड। लेकिन जैसे फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, सल्फर है, they very commonly expand their octet because they have empty d orbitals in them. Because of the presence of empty d orbital, they can expand their octet अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे हमने स्टार्टिंग लुईस पॉसेल थ्योरी से की, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े आपको एक बात और समझने की जरूरत है कि जो केमिकल बॉन्डिंग है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को परसीव किया एट डिफरेंट टाइम्स। जैसे जो लुईस पॉसेल थ्योरी है, या अभी इसी में फिर एक जाएगा VSEPR थ्योरी, उसमें भी हम स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर से यूज़ करेंगे, लेकिन वो शेप को एक्सप्लेन कर पाता है। तो ये थ्योरी उस समय की है, तब प्रिवेल करती थी, ऑल्दो स्टिल प्रिवलेंट है बहुत सी चीज़ों एक्सप्लेन करने के लिए, पर ये थ्योरी तब दी गई जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बोर्स मॉडल जितना जानते थे कि भाई शेल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, पर हम ये नहीं जानते थे कि ऑर्बिटल्स होती हैं। बोर्स मॉडल में तो कहीं भी SPDF नहीं आता। तो जो लुईस थ्योरी है, VSEPR मॉडल है जो शेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करेंगे, वो सब उस समय की थ्योरीज हैं, उसी समय डेवलप की गई जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में इतना ही जानते थे कि वो ऑर्बिट्स होती हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रहते हैं, तो वो शेयरिंग और भी उसी तरीके से हो। लेकिन जब फिर आता है VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमको पता चल नहीं भाई ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल्स होते हैं, S होता है, P होता है, T होता है, तो लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि भाई ठीक है, जब आपने एटम को इस तरह से परसीव करना शुरू किया, तो जब एटम कंबाइन होकर बॉन्ड बना रहे हैं तो आप इन चीज़ों को कैसे वहाँ रखोगे, अब बॉन्डिंग को इनके टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ VBT या द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले जो जहाँ पे SPDO को इन्वॉल्व करते हैं। फिर कुछ बातों को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो VBT और हाइब्रिडाइजेशन हम वहाँ पढ़ते हैं जिसमें SPDF इन्वॉल्व करते हैं। फिर एक तीसरी जो मेजर थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी,
कि जब ये देखा गया कि हमने ऑर्बिटल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कि ऑर्बिटल्स वर ट्रीटेड एज वेव्स, कि ऑर्बिटल्स वेव की तरह देखे गए, तो लोगों ने बोला भाई जब ऑर्बिटल्स वेव की तरह हैं तो जब बॉन्ड बन रहा है तो ऑर्बिटल्स ही कंबाइन हो रही हैं, तो इनको वेव्स के जो कॉम्बिनेशंस के तरीके हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हम एक बात पढ़ते हैं जब वेव्स पढ़ते हैं कि वेव्स दो तरीके से आपस में इंटरफेयर करती हैं। अगर वेव्स सेम फेज में है तो दे कंस्ट्रक्ट दो, जैसे दो वेव, आप एक वेव थोड़ा सा वेव इस तरह से डिस्टर्बेंस होता है, तो अगर दो वेव फेज में मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड उस समय पॉजिटिव तो वेव ऐड हो जाएंगे, नया एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पर वेव अगर आउट ऑफ फेज है कि एक वेव ऐसा है और एक वेव ऐसा जा रहा है उसी समय दूसरा, तो उनके अपोजिट एम्पलीट्यूड है तो दे कैंसिल आउट। अगर एग्जैक्टली अपोजिट तो जीरो हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और नहीं तो जो दोनों का रिजल्टेंट होगा तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो एमओटी थ्योरी है वो इस बात को टेक केयर करती है, वेव नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन मेजर थ्योरीज में एमओटी बहुत ही, और तो आता काफ़ी है, वो जो पढ़ना है वो भी काफ़ी ही है, लेकिन फिर भी बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे पढ़ना होता है। पर ये तीन मेजर थ्योरी हैं, लुईस पॉसल थ्योरी, लुईस कॉन्सेप्ट, देन वीबीटी। लुईस थ्योरी के पढ़ते समय वीएससीपीआर पढ़ेंगे, क्वेश्चन मेनली वीएससीपीआर से आएगा। देन वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद एमओटी थ्योरी और उनसे रिलेटेड चीज़ें। ये तीन मेजर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के क्वेश्चंस। अब उसमें बीच में कुछ और जैसे फजान पर कुछ 4-5 पॉइंट बीच में हम कुछ और से डाइपोल मोमेंट है कैसे निकालना है, फजान्स रूल है, कुछ और तरीके के बॉन्ड्स भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बदलते लेकिन फिर भी अट्रैक्शन, तो उसको वॉन डर वाल्स फोर्सेज जो बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें इनके अलावा थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़ने, पर मेजर जो चीज़ें हैं बॉन्डिंग की तीन थ्योरीज, वो लुईस थ्योरी, देन वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन। लुईस थ्योरी वीएससीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी एंड एमओटी। क्वेश्चन यूजुअली जब केमिकल बॉन्डिंग का आते हैं तो 90% क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो इन्हीं तीन में से किसी चीज़ों से, या कभी कभार तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो वापस पे आते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑक्टेट और डिप्लेट कंप्लीट करते हैं। अमोनिया ऐसे बन गया, देन ऑक्सीजन O2 O के 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा O भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट के लिए दोनों को 2-2 चाहिए, तो ये जो कॉमन रीजन है उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये जो बॉन्ड बन जाएगा जो दोनों से 2-2 आके उसको डबल बॉन्ड कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी का बॉन्ड ऑर्डर इस थ्योरी में 2 हो जाएगा, यहाँ इनका बॉन्ड ऑर्डर 1-1-1। ये लो, दिस इज कॉल्ड लो पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड्स में है, तो ये O2 हो गया। फ्लोरीन को एक ही चाहिए, तो ये फ्लोरीन का हो गया, ये O2 हो गया। अमोनिया, कहीं पे से बुक्स में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी कुछ रूल्स दिए होते हैं, लेकिन बाद में वो रूल अपने आप में रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि जब वीएससीपीआर के लिए रूल पढ़ेंगे तो वीएससी जिन के लिए जिन उन रूल से जो स्ट्रक्चर हम
इनके बना सकते हैं। वो VSCPR से भी बहुत आसान है, वो हमें पढ़ना ही है, तो रूल हम सीधे VSCPR के ही पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछने वाला है कि, और वैसे तो देखा जाए तो जो रूल दिए होते हैं वो हमारे इंडियन ऑथर्स की बुक में दिए हुए होते हैं, बाकी कोई ऐसा मैथमेटिकल रूल नहीं होता है। मतलब आपका बेसिक तो ये कि चीज़ों को आपको जो बेसिक पॉइंट्स है कि शेयर करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स सबकी वैलेंस में मिला के जितने होने चाहिए उतने होने चाहिए, ऑक्टेट सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो इन पॉइंट्स पे हम वर्क करते हैं। कोई मैथमेटिक्स जितनी अच्छी बुक होगी उसमें कोई फालतू का रूल नहीं दिया होगा। हम लोगों को कम्पिटिटिव बुक्स और में रूल दिए होते हैं, और तो VSCPR में भी हम रूल पढ़ेंगे। इट वर्क्स इन 95% केसेस, तो ठीक है अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं घूमने के लिए तो पढ़ लेना चाहिए, पर लुईस स्ट्रक्चर के लिए हम रूल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि अल्टीमेटली दे विल गेट रिडंडेंट, क्योंकि हम यूज़ तो VSCPR में जो चीज़ पढ़ेंगे वही करेंगे। तो अभी लॉजिकली समझते हैं चीज़ों को। जैसे अब अमोनिया हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन भी ऐसे ही बन जाएगा, नाइट्रोजन। अब जैसे ये है अभी इन थ्योरीज में जो लुईस थ्योरी उसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये सब नहीं है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा है। सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट जब VBD पढ़ेंगे तब है। अभी केवल ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट की बात हो रही है। तो ये 5 थे, ये भी 5 है, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। पर ये चीज फास्फोरस के लिए नहीं मिलती, तो यहीं से हमें और हायर थ्योरीज भी चाहिए। केवल ऑक्टेट कंप्लीट करना ही केवल एम होता, वही अगर केवल एक एलिमेंट वही केवल ढूंढ रहा है तो ये लिमिट क्या चाहिए, पर ये नहीं बनता। P2 ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि फिर ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, फिर वही है जब ये तो बहुत ही बेसिक थ्योरी है कि केवल ऑक्टेट कंप्लीशन, ना हम ये भी नहीं देख रहे कि ये शेयरिंग हो रही है तो बॉन्ड का नेचर कैसा है, किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये बहुत ही, मतलब इसीलिए इसमें आपको हर चीज़ की रीजनिंग नहीं मिल पाएगी। पर P2 जैसे N2 मिलता है, P2 नहीं मिलता। फिर बाद में हम पढ़ेंगे ये पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैप से, पर थर्ड पेयर के एलिमेंट दो इतने अच्छे नहीं होते हैं, इनकी साइज इतनी बड़ी होती है कि ये साइडवेज ओवरलैप 3p जो होगा वो साइडवेज ओवरलैप आपस में नहीं कर सकते। तो ये N2 हो गया, F ये हो गया। अब जैसे B अच्छा, अब इसमें कार्बोनेट, अब जैसे एक दो आयन की बात करें, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाना है। सेंटर एटम क्या होगा, कार्बन, सराउंडिंग में ऑक्सीजन होगा। कितने इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, कार्बन के 4। टोटल वैलेंस मतलब वैलेंस के जोड़ने, टोटल इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। लुईस स्ट्रक्चर में हम कंसर्न होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 कार्बन के, ऑक्सीजन के 3 के, 6 × 3 18, और -2 क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी 18 + 2 + 4 24 इलेक्ट्रॉन्स आपको पूरा इस लुईस स्ट्रक्चर में मिलना चाहिए। तो सेंटर एटम C हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, क्योंकि सभी सेकंड पीरियड के हैं तो ऑक्टेट सेटिस्फाई करने की सब कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव हो। एक्सपांड कोई भी नहीं कर सकता बिकॉज उनके पास एक्सपांड करने की क्षमता ही नहीं है। तो ये 4 तो ये हो गए कार्बन के। ऑक्सीजन 3 लगा दो ये। तो देखो ऑक्सीजन का वैसे तो क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आए, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में आए तो दे आर लाइकली टू कम ऑन विच एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, because electronegative atom is more equipped to keep the negative charge। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आना चाहिए। अब अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक ही ऑक्सीजन पे आ जाए वो ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन है, फिर चार्ज काफ़ी लोकेलाइज हो जाएगा।
तो कोशिश करेगा डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यानी आप सोचो कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे आते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे आते हैं, इस पे एक्चुअली चार्ज माइनस हो गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 8 के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी इसके कितने 6 हो चुके हैं, इसको यहाँ कर दिया, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, यहाँ पे इसके 8, इसके 8, इसके 8, इसके भी समझ में? तो ये CO3 2 माइनस कार्बोनेट, कार्बोनेट तो ये हो गया। अच्छा, अब एक और टर्म देखो, जैसे अभी तो हमने लॉजिकली देखा कि -1 इस पे हो गया, पर इसी चार्जेस की वैल्यू को बोलते हैं कि जब लुईस स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो अगर सपोज किसी का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया उसके वैलेंस शेल में शेयरिंग के अलावा, या किसी दूसरे एटम ने डोनेट कर दिया एक्स्ट्रा, तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। किसी का कम हो गया तो प्लस आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, formal charge on an atom in a Lewis dot structure. Formal charge on an atom in a Lewis dot structure. इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम minus number of non-bonding electrons on it minus number of bonding electrons around it divided by नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट डिवाइडेड बाई 2। बहुत बार इस चीज को नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कहते हैं इस पूरी क्वांटिटी को। विद 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। पर ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला ये, भाई कभी कोई ऐसी सिचुएशन है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाए कुछ, तो ये वाला और बेसिक है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। तो ऐसा ये है, हमने मान लो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया, क्योंकि हमने देखा कि टोटल तो 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 24 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से प्लेस कर दिया। लॉजिकली सोचा वैसे ही, पर 24 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो गए। अब कोई पूछे इस पे फॉर्मल चार्ज क्या हो, इस पे क्या फॉर्मूला लगेगा? अगर ये इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना, क्या करेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम, मतलब 6, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज पर पीरियोडिक टेबल, एज पर पीरियोडिक टेबल, माइनस नंबर ऑफ कितना है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे 1 2 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 बॉन्ड भी ये 0 हो गया, यानी इस पे फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन यूजुअली जब 2 लोन पेयर रखे और 2 बॉन्ड बनाए, चाहे वो सिंगल सिंगल हो या डबल हो, उसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है। इस कार्बन के लिए क्या लगेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 माइनस, कार्बन का कितना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ग्रुप 14 है, 4 माइनस 0, एक भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 2, या 4 बॉन्ड या 8/2, उस फॉर्मूले को 8/2 को इसका 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
6 माइनस 2/2 यानी, और सिमिलरली इसका भी याद, यही तो हमने वहाँ बोल रहे थे। तो ये तो हो गया फॉर्मल चार्ज का फॉर्म। हम चाहते थे जैसे वो आगे इसी से हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस की तरफ आगे जाएंगे। फॉर्मल चार्जेस जैसे कभी बार हो सकता है, मान लो सपोज एक स्पीशीज पे टोटल चार्ज ही नेगेटिव है, तब तो कहीं ना कहीं तो फॉर्मल चार्जेस होने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि फॉर्मल चार्ज सब पे जीरो हो, फिर सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस क्या हो जाएगा, इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द स्पीशीज। तो ये जरूर हो सकता है कि स्पीशीज न्यूट्रल हो, बट स्टिल स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्जेस और नेट जीरो हो जाए। पर ये नहीं हो सकता कि स्पीशीज में नेट चार्ज हो और सबके फॉर्मल चार्ज जीरो। तो और अभी जैसे हम जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि अगर एक कंपाउंड के एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कई का ऐसा होता है, तो फिर एक फॉर्मल चार्ज भी एक तरीका होता है चेक करने का। फॉर्मल चार्ज जितने कम से कम हो, टोटल चार्ज जो है वो तो होना ही चाहिए, पर फॉर्मल चार्जेस अगर कम हो तो दैट इज यूजुअली अ रीजन फॉर स्टेबिलिटी। चार्जेस का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी। अच्छा, तो ये तो हो गया फॉर्मल चार्ज। ऐसे ही नाइट्रेट का भी होता है। नाइट्रेट का बनाओगे तो क्या होगा, एन बनाओ इसको, चलो नाइट्रेट को बनाओ। इसमें एन के पास टोटल चाहिए हमको 6 × 3 18 + 5 + 1 24 को रखना है। ऐसे सोचो लॉजिकली वही कि 5 इलेक्ट्रॉन है नेटवर्क के, ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन likely to come on that। तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। अब क्या करें, इसका 8 पूरा, इसका 8 पूरा, इसका भी 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप अगर कोई ऐसे बना दे, ठीक है भाई, ऑक्सीजन का तो 8 पूरा हो गया, तो नाइट्रो को देखो, नाइट्रो कितना हो गया, 10 हो गया। ये तो पॉसिबल, नाइट्रोजन खान की 10 इलेक्ट्रॉन्स। बात ऑक्टेट की नहीं है, बात है कि नाइट्रो रख ही नहीं सकता, सेकेंडरी एलिमेंट कैन नॉट कीप मोर देन 8। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है, कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही वो बॉन्ड होता है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में क्या है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया,
एक इलेक्ट्रॉन तुमने दिया, हमने शेयर किया, 2 मैंने दिए, 2 तुमने दिए, शेयर किए। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है कि जब एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके हैं, ज़्यादा है, एक के पास कमी है, तो दे डिसाइड कि भाई शेयरिंग, वहाँ शेयरिंग होने के बजाय एक डोनर हो जाता है और एक केवल एक्सेप्टर हो जाता है, रिसीवर होता है। तो यहाँ पे इस केस में ऑक्सीजन विल नॉट गिव एनीथिंग, क्योंकि उसको चाहिए है, इसका ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, इसके 8 हो गए, इसके 8 ही रहे, पर इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही नाइट्रोजन के ही है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इससे कुछ नहीं लिया, क्योंकि इसे 2 चाहिए, पर इसको और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसने एक ऐसा ही बॉन्ड बना दिया। तो जनरली इसको आपको दिखा तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये डोनर, ये रिसीवर, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं। पर आप खुद के तसल्ली के लिए या खुद शो करने के लिए यू कैन यूज द एरो, पर नॉर्मली जब वो आपको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड देंगे तो एरो नहीं देते, वो कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही देते। वो हमको समझना पड़ता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ठीक है, इसको हम ऐसे तो यहाँ पे पहले तो समझो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही हैं, पर क्या हुआ, उसने एक अपने पास रखा और एक इसके क्लोज कर दिया, तो उस कारण से इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, तो ये वो इसने अपने पास रख के इसके ज़्यादा क्लोज कर दिया। तो स्ट्रक्चर तो ये बन गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। फॉर्मल चार्जेस इस पे कितना हो जाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग 6 माइनस 2/2 यानी -1 है ना, 6 माइनस 6 माइनस इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो, 5 माइनस कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो +1, यानी इस एंड पे +1 आ गया। इस O का -1, इसका +1, इसका 6 माइनस 6 माइनस 2/2, बॉन्डिंग तो 2 ही, -1, और ये वाला 6 माइनस 4 माइनस 4/2। ऑक्सीजन के राउंड में 4 नॉन बॉन्डिंग हो और 2 बॉन्ड, दैट इज 0, जब चाहे 2 बॉन्ड सिंगल हो चाहे डबल। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज -1 है, लेकिन वो -1 केवल एक पे माइनस रख के नहीं है, n पे प्लस और 2 O पे माइनस, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन होता कि एक पे ही माइनस रखने से काम चल जाए और 2 पे नहीं रखना पड़े, तो बेहतर होता, पर यहाँ वो ऑप्शन नहीं देख पा रहे क्योंकि और कोई सिचुएशन ही नहीं। तो ये हो गया NO3 माइनस, फॉर्मल चार्जेस निकालना आ गया हमको, ठीक है। ये आगे भी जो करेगा तो इम्पोर्टेंट फॉर्मल चार्ज निकालना लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आना चाहिए। ये हो गया कार्बोनेट का। अब एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं कि अच्छा, अगेन पहले मैंने ये बताया कि जो बॉन्ड लेंथ और मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स केमिस्ट के पास है, दे कैन मेजर द बॉन्ड लेंथ्स ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। तो जब कार्बोनेट को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है। जबकि अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये, अगर ये स्ट्रक्चर मान लेते और फ्रीज कर देते हैं इसको, ये भाई ठीक है ये बन गया,
ऑल्दो एक बात ये उठती है कि भाई ऐसा इस ऑक्सीजन ने क्या कमाल किया है कि इसको डबल बॉन्ड मिले और बाकी दोनों को सिंगल का बॉन्ड मिले। पर फिर भी अगर एक बार मान लें कि नहीं ठीक है भाई, जो भी तीनों में से ज़्यादा लकी हुआ उसको डबल बॉन्ड मिल गया, बाकी दोनों को सिंगल मिल गया। मान लें कि कोई एक ऐसा करेगा, तो अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या मिलना चाहिए कि इसमें दो CO बॉन्ड की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, एक की अलग होनी चाहिए, और ये वाला CO बॉन्ड इससे लॉन्गर होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा सिंगल बॉन्ड से, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो देखो यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं कि भाई कोई एक ऑक्सीजन डबल बना लिया और कोई दो ऑक्सीजन सिंगल बना लिया, तो वो जो बॉन्ड लेंथ मेजर करें तो दो की बॉन्ड लेंथ एक जैसी मिलनी चाहिए और तीसरे की अलग और उससे कम मिलनी चाहिए। लेकिन जब एनालाइज किया गया देखा गया ऑल CO बॉन्ड्स आर फाउंड ऑफ इक्वल लेंथ, सब एक जैसे मिले। तो ये वाली बात सिमिलरली नाइट्रेट में भी ऐसे ही हुआ कि तीनों बॉन्ड लेंथ एक जैसी मिली। ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग बॉन्ड लेंथ मिल रही है, हमेशा एक ही बॉन्ड लेंथ मिल रही है, यानी कोई भी मेजर हो रहा है एक जैसी लेंथ मिल रही है, सबके सब आइडेंटिकल नेचर। तो यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को और भी कुछ टर्म्स यूज करते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ये क्या है? रेजोनेंस का फिनोमेनन है जब एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा लूज डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सके, कीपिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स सेम, सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट, मतलब जो पहला बॉन्ड होता है वो इंटैक्ट, पाई बॉन्ड और लोन पेयर अलग अलग नंबर हो सकते हैं। पहली बात डिफरेंट लूज, कुछ ना कुछ डिफरेंस है लूज स्ट्रक्चर। समटाइम जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कि बिल्कुल देखने में, जैसे यहाँ पे मानो एक स्ट्रक्चर आपने ये बनाया और किसी ने दूसरा स्ट्रक्चर ये बना दिया, ये वाला हमने ये बनाया था, यहाँ डबल बना था, इसने ये बना दिया, और एक ने एक बार ऐसा बना दिया। तो ये क्योंकि इसमें देखा जाए तो स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे ही, हम बस एटम बदल रहे हैं डबल बॉन्ड वाले, तो ये तीन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं हर सेंस में दे आर हैविंग सेम एनर्जी। तो पहली बात तो ये जो फिनोमेनन है, पर है तो फिर भी अलग है ना, है तो अलग, क्योंकि एक बार डबल बॉन्ड एक वो बना रहा है, एक बार दूसरा बना रहा है, एक बार तीसरा बना रहा है। तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस। और ये स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम नहीं बदलती है। ऐसा नहीं है कि कार्बन को यहाँ लिया ओ को यहाँ लिया, कार्बन सेंटर में ही सबके है, वो किनारे ही है, केवल बदलाव किस में हो रहा है, इस पे लोन पेयर ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो पाई बॉन्ड बदल गया, जो डबल दूसरा बॉन्ड होता है। ये वाले बॉन्ड भी इंटैक्ट है, सिंगल वाला पहला वाला, और ये वाला बदल गया। लोन पेयर्स के नंबर बदल सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल सकता है। You may have different bonding and different total valence electron will be same, but you may have different
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हालांकि इक्विवेलेंट में क्या है, वो सब भी सेम रहेंगे, केवल एटम्स की पोजीशन वो बदल रही है डबल बॉन्ड वाली। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये इमेजनरी स्ट्रक्चर है, दे आर नॉट रियल स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल के 3 स्ट्रक्चर हैं और कुछ देर के लिए एक है, कुछ के लिए दूसरा है, कुछ के लिए तीसरा है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ ऑल दिस, दे डोंट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। स्ट्रक्चर तो एक ही होता है, पर इन सब का मिला जुला एक स्ट्रक्चर क्या होगा कि भाई सिंगल बॉन्ड तो सब में है, पर एक पाई बॉन्ड है और वो 3 स्ट्रक्चर में रिवॉल्व कर रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा हो जाएगा। ये एग्जैक्टली डबल बॉन्ड जैसा नहीं रहा और ये एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड जैसे नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड से कुछ कम हो गया और इसमें सिंगल बॉन्ड से कुछ ज़्यादा हो गया। कोई पूछे हम बॉन्ड इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ CO का, तो आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO हो गया, एक तो सभी में था प्लस पाई बॉन्ड कितना है, एक है, अब कितनी जगह घूम रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 4/3। डबल बॉन्ड से कम, 2 से कम, 1 से ज्यादा, 1 से स्ट्रॉन्गर, 2 से वीकर। वह जो सिंगल बॉन्ड CO होता है उससे बॉन्ड लेंथ कम और जो डबल बॉन्ड CO होता है उससे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो ये सब देखा गया। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखे गए कि नहीं भाई यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही CO हो सकता है, तो देखा कि उसमें जो CO की बॉन्ड लेंथ है उससे ये बॉन्ड लेंथ कम मिली, और जब डबल बॉन्ड CO ही हो सकता है वहाँ ये बॉन्ड लेंथ उससे लॉन्गर। तो ये एक्सप्लेन हुआ कि नहीं भाई जो बातें एक्सपेरिमेंटल फीचर मिल रहे हैं वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बॉन्ड ऑर्डर 2 या 1 के बीच में होना चाहिए। बीच का मतलब हमेशा नहीं कि 1.5, बट समवेयर इन। तो इस केस में 4/3 हो गया। नाइट्रेट में क्या हो जाएगा, नाइट्रेट में कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे, अगेन 3, डबल बॉन्ड एक बार तीनों पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1/3 4/3। तो ये हुआ। रेजोनेंस का फिनोमेनन हुआ कि जब एक केमिकल स्पीसीज एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट की जा सकती है, कीपिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स इंटैक्ट, ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन चेंज। रिजिड स्ट्रक्चर्स आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर, they don't have any real existence. Actual structure is hybrid of all. फिर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग बदल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेयर एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। मतलब ये नहीं हो सकता पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं कि उसे बॉन्डिंग होना पड़ेगा। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकता है, जैसे एक 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में बने हैं तो पेयर है, एक इस स्पिन से एक अपोजिट स्पिन से। लोन पेयर है पर एक ही ऑर्बिटल में, वो भी पेयर है। तो नंबर ऑफ पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अगर मान लो कि एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम पे नहीं है, तो बाकी भी उसके जो कह सकते हो कि
करेक्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे उसमें ये बात आपको देखना पड़ेगा कि किसी में भी कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। अगर किसी एक स्ट्रक्चर में मान लो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बाकी भी जो इसके स्ट्रक्चर है उसमें एक ना उससे कम ना उससे ज़्यादा अनपेयर। हाँ, ये हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर में एटम ए पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और एक स्ट्रक्चर में एटम बी पे एटम बदल सकता है लेकिन नंबर ऑफ पेयर एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज हो। शेप अभी हम शेप के हमने पढ़ाई नहीं है पर शेप गिवन बाई ऑल रेजोनेटर शुड बी सेम। कोई बात भी सेम अगर आप बोलोगे कि एक में स्ट्रक्चर में 2 अनपेयर है एक में 1 अनपेयर है तो आप एक के हिसाब से बोलोगे कि पैरामैग्नेटिक में यूएस की वैल्यू √8 है और एक बोल रहा है कि यूएस की √3 है और एक हो सकता है बोल रहा है कि यूएस 0 है। डायमैग्नेटिक ऐसा तो नहीं हो सकता, सेम ही होना चाहिए। शेप जो मॉलिक्यूल की एक्चुअल है वो सबसे रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये वाली बातें बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग के नंबर बदल सकते हैं। फिर एक बात है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे चेक करें। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा वो अच्छा है। अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनल फैक्टर ना आ रहा हो जो कि ऑर्गेनिक पढ़ते समय आए, एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तो यही कुछ मॉलिक्यूल्स में काम चलता है। तो अगर कोई बहुत एक्सेप्शनल चीज़ ये नहीं बता रही है कि इसकी नंबर ऑफ बॉन्ड कम होने के बावजूद, मान लो कोई चीज़ होगी आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक करेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। तो मान लो कभी कुछ कारण से ऐसा हो रहा है कि कम बॉन्ड बना रहा है मॉलिक्यूल पर एरोमेटिक हो जाता है और ज़्यादा बॉन्ड बनने पे एरोमेटिक नहीं हो पा रहा तो हाँ पे बोलेंगे भी कम से भी काम चल जाएगा। बट नॉर्मली यूजुअली ज़्यादा बॉन्ड होना बेटर है देन कम बॉन्ड होने से, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो। फिर दूसरा है कि फॉर्मल चार्जेस पॉसिबली जितने कम हो। सबसे पहले हम बॉन्ड्स देखेंगे, ज़्यादा बॉन्ड यूजुअली ज़्यादा स्टेबल, कम बॉन्ड कम स्टेबल यूजुअली, एक्सेप्शन वाली चीज़ वहीं देखने जब आएगा। फिर ज़्यादा बॉन्ड जब होता है ना तो फॉर्मल चार्ज यूजुअली अपने आप ही कम हो जाता है। जब ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे तो फॉर्मल चार्ज अपने आप ही कम हो जाता है। पर फिर भी बोलो कि फॉर्मल चार्जेस कम वाला स्ट्रक्चर वो स्टेबल है देन जिनमें फॉर्मल चार्जेस ज़्यादा हो। अच्छा, फॉर्मल चार्ज रखना ही पड़ जाए मजबूरी में, +1 तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि टोटल चार्ज ही -1 है, मान लो कहीं ना कहीं तो माइनस आएगा। तो आपको मतलब ऐसा मिल रहा है कि माइनस तो रखना ही है और बॉन्ड के हिसाब से भी आपने देख लिया कि बॉन्ड भी दोनों में सेम है, देन माइनस चार्ज इज बेटर टू कीप एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कहीं प्लस रखना पड़ जाए तो इट इज बेटर टू कीप एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे मान लो मुझे N और O में प्लस और माइनस ही बैठाना पड़ेगा, केवल यही मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो एक में सपोज N पे प्लस है O पे माइनस है और एक में N पे माइनस O पे प्लस है, बेहतर क्या होगा अगर केवल यही मेरा डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है, बाकी बॉन्ड सब तो N पे प्लस O पे माइनस इज बेटर रेदर देन O पे प्लस N पे माइनस। O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, वो बाई नेचर क्या होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इट विल बी मोर इक्विप टू कीप दैट नेगेटिव चार्ज। उसका बाई नेचर खींचने की टेंडेंसी है तो उसको स्टेबलाइज कर पाए। पर एक है जो रखना ही नहीं चाहता, आप उसको रख दिए तो वो रिलेटिवली कम उसकी टेंडेंसी नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स और पेयर, आपका नंबर ऑफ पेयर एंड अनपेयर्ड मस्ट बी। अगर एक अनपेयर्ड है तो सब में एक अनपेयर्ड होना चाहिए। अगर मान लो आपको मिल जाए 4 स्ट्रक्चर दे दिए और एक में आपको 2 अनपेयर्ड मिल रहा है और एक में सब में एक अनपेयर्ड मिल रहा है तो बाकी तो और चीज़ देखेंगे, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि ये 3 जिस चीज़ को शो कर रहे हैं 4th वाला उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बोल दिया और रॉन्ग।
जितने अनपेयर्ड पेयर्ड हैं उतने हर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। हाँ, ये हो सकता है एटम हो सकता है ए पे अनपेयर्ड है, एक में बी पे अनपेयर्ड, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ पेयर शुड बी सेम। बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग बदल सकता है, बॉन्ड्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बदल सकते हैं, इसीलिए हम बोल भी रहे हैं कि ज़्यादा बॉन्ड वाला यूजुअली ज़्यादा स्टेबल होता है कम बॉन्ड वाले से। फिर फॉर्मल चार्जेस कम हो, टोटल फॉर्मल चार्ज का सम तो क्या होगा, चार्ज होता है स्पीसीज के बराबर ही होगा, पर उसमें भी अगर सिचुएशन है कि एक में फॉर्मल चार्जेस ज़्यादा है एक में कम है, पर टोटल चार्ज सेम है, तो जिसमें फॉर्मल चार्जेस कम है नॉर्मली दैट इज मोर स्टेबल, लेस एनर्जी का। और अगर लास्ट में ऐसा आ जाए कि चार्ज तो रखना ही पड़ेगा, माइनस एक जगह तो रखना ही है, एक में मान लो सपोज एच पे रखा और एक में एन पे रखा, बेटर किसमें एन ही ज़्यादा इलेक्ट्रो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे आप देखो अब यहीं पे कैसे तो लुईस थ्योरी के हम ड्रॉबैक्स भी स्टार्ट करते हैं। एक तो ये है कि जैसे BF बोरॉन ट्राइफॉन, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F के 7 होते हैं, हैलोजन फैमिली। ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 8, और ये 6। और कोई अभी तो ना कोई लोन पेयर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब और तो कोई गुंजाइश लग भी नहीं है। तो इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट तो इसका एक बोरॉन सेकेंड पेयर का है, 8 तो रख ही सकता था, तो एक इसकी शेल खाली है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और लुईस थ्योरी जो ऑक्टेट थ्योरी पे बेस्ड है वो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इनफैक्ट ऐसे ही चीज़ों को बोलते हैं, ऑल्दो जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी है, लुईस एसिड्स। लुईस बेसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। अमोनिया नाइट्रो में लोन पेयर है, अपना ऑक्टेट खत्म हो चुका है, बन चुका है, तो चाहे तो किसी को दे सकता है। अच्छा, जिनके पास लोन पेयर है, अगर कोई रिसीवर के लिए आ जाए तो उनके लिए इतनी दिक्कत का काम नहीं है। लोन पेयर सिचुएशन से बेहतर है बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर को केवल एक ही एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड पेयर को 2 एटम के न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। तो लोन पेयर अगर बाकी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं तो लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बनने में इतनी दिक्कत नहीं होती, उसके लिए बेहतर ही होता है। जैसे अगर आप अमोनिया और BF3 को एक कंटेनर दें, they will make a compound. Boron trifluoride is seeking for 2 electrons, and ammonia already octet complete, but having a lone pair on nitrogen. अगर उसको नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन ही आया, इसको 2 की कमी और इसको एक लोन पेयर, कमी किसी की नहीं है, पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन जाए तो इसे कोई बुराई भी नहीं है, अच्छा ही है इसके लिए। तो दे विल रिएक्ट एंड फॉर्म, ये बॉन्ड कैसा नेचर का हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। इससे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो चाहे क्या देगा, इसका करती ही नहीं, अपना ही पूरा नहीं होगा, तो यही देगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एन के लिए, तो आप चाहे तो उसको ऐसे शो कर सकते हैं, आप शो कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे दिया हुआ होगा, ये एक्सपेक्टेशन गलत है, क्योंकि नॉर्मली ये जो उस बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरह ही लिखी जाए, मतलब वो हमें चेक करना पड़ता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। तो इससे क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज, तो आप फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगा के देखो, बॉन्ड का क्या हो जाएगा। मान लो ऐसा हो गया, एक बार मैं इसको नॉर्मल बॉन्ड की तरह, बॉन्ड का क्या हो जाएगा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2,
1 2 3 4 5 6 8 बाई, इस पे फॉर्मल चार्ज, इस पे 5 -0 -1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसे बोलते हैं लुईस एसिड बेस एडक्ट। एक रिएक्शन हो गई, BF3 when react with ammonia forms a complex, form a compound BF3NH3। ये बेस की तरह काम कर, ये बेस है, ये इट इज नथिंग बट एन एसिड बेस रिएक्शन। ये एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड लुईस एसिड, ये लुईस बेस। तो ये हो गया। चीजें और भी हैं, मैंने BF3 के स्ट्रक्चर जाऊँ, क्योंकि BF3 जो है मतलब लुईस थ्योरी का ये फेल्योर है कि भाई BF3 ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं कर पाता। BeCl2 तो बेचारा केवल यही जाके रहता है, 4 ही रहता है, ये भी कोवलेंट ही होता है पर ऐसे ही बन के आता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये हुआ। फिर एक है PCl5। PCl5 में स्ट्रक्चर कैसा होता है, Cl को एक चाहिए, तो Cl के पास 3 लोन पेयर भी है सकते हैं। तो ये PCl5 बन गया। फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, और फिर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हुए। एक थ्योरी PCl5 स्टेबल भी मिलता भी है, एक थ्योरी ऐसी आती है कि पहले वो ऑक्टेट की हो जाती थी, मतलब ये तो एक एक बॉन्ड बन गया, पर यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन कोवलेंट कोऑर्डिनेट, कि मतलब एक Cl के पास 7 तो थे ही, इससे सिंगल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिया, तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, तो ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। लेकिन जब और एनालाइज किया गया, चीज़ों देखा गया, तो देखा गया नहीं, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का होना एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करता है रादर देन ये ऑक्टेट सेटिस्फाई वाली। फॉस्फोरस ऑक्टेट एक्सपांड कर नहीं सकता है। फॉस्फोरस में ऑक्टेट कैसे एक्सपांड करेगा, क्योंकि फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल होती है, तो उसका जगह है। सेकेंड पेयर एलिमेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जगह ही नहीं है। थर्ड पेयर एलिमेंट्स do not have any problem of this kind, they have empty 3d orbital, they can keep electrons in their orbital। तो ऑक्टेट एक्सपांशन भी एक बहुत कॉमन फिनोमेनन है, PCl5 में मिलता है। जैसे अब एक चीज है सल्फेट, सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाओ, ऑक्टेट सेटिस्फाई करते हो पहले, मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट सेटिस्फाइंग ऑक्टेट। भाई एक्चुअली क्या है ना, ये सब चीजें को मान लिया किसमें कि ये जो बॉन्ड है वो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी मतलब कुछ बहुत ही अलग टाइप की मिलनी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, पर ऐसा मिलता नहीं है। PCl5 और तो PCl5 की 5 बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं है। अब आप यहाँ पे बोले लुईस थ्योरी, तो क्या फर्क है, एक ही बात लग रहा है। लुईस थ्योरी क्या बोल सकते हो कि हम उसमें, क्योंकि मतलब सही बात है, अभी हम जब तक ऑर्बिटल्स P, D ये सब ना माने तो हम ये बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये 5 में जब सब जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड लेंथ का फर्क क्यों आए। तो ये हम VSEPR जब पढ़ेंगे, बिना SPDF पढ़े VSEPR से भी हम ये बात समझेंगे कि PCl5 के 5 बॉन्ड एक जैसे क्यों नहीं।
पर जो सल्फेट है, पहले एक बार सल्फेट बनाओ। सेंटर आइटम क्या होगा? सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ऑक्सीजन के भी 6 हैं। मान लो इस ए पे एक्सट्रैक्ट से इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पे एक्सट्रैक्ट आ गया, अब ये देख, तो यहाँ अगर ऐसा बना दें तब क्या हुआ? सब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन सल्फर का ऑक्टेट एक्सपांड हो गया। जब जिन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट एक्सपांड होता है उसको, उन मॉलिक्यूल को सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। तो ये तो ये एक्चुअली यही होता है, पर अगर हम उसी चीज पे बैठे रहे, नहीं हमको तो ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से चलना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये सोचेंगे कि भाई इसके सल्फर के तो 8 पूरे हो चुके हैं, तो ये बन जाए कोऑर्डिनेट, और ये भी, और सभी के 8 है ना। अब ये स्ट्रक्चर आ दिया तो ऑक्टेट कहीं भी वायलेशन नहीं होगा, इसके भी 8, इन सब के 8। लेकिन फॉर्मल चार्जेस थे, बॉन्ड हमने कम कर दिया। ऑल्दो सल्फर is capable of expanding its octet। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 6 -6 -2/2, इन सब का फॉर्मल चार्ज -1 आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। और इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग 0, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 4, 8/2 +2 हो गया। तो टोटल चार्ज तो भी -2 है, लेकिन +2 -1 -1 -1 मिलके -2 बना। हर ही एटम पे चार्ज है, एक पे तो +2। तो पर ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो, जो इससे पहले मैंने क्योंकि सल्फर कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, कोई इशू नहीं है। सल्फर कैन कीप मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब देख, इस पे फॉर्मल चार्ज 6 -6 -2/2 एनी -1, इस पे 0 6 -4 -4/2, इस पे भी, इस पे 6 -0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12/2, यानी -1 दो एटम पे हुआ ओ पे, लेकिन बाकी सब एक्चुअली देखा जाए तो ये आपस में क्या है? दिस इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखा तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रिलेटिव पोजीशन वही है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बदल रहा है। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सल्फेट का, ये है। बट अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी, जैसे मान लो कि आपके पास किसी मॉलिक्यूल की इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मान लो जैसे हमने इससे पहले कार्बोनेट पढ़ा, कार्बोनेट के 3 स्ट्रक्चर थे, पर तीनों बिल्कुल इक्विवेलेंट थे, तो उनकी एनर्जी एक लेवल पे।
और जो उनका जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनेगा हाइब्रिड, उसकी एनर्जी इनसे भी कम होगी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वो यहाँ कहीं हो, तो ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये हो गया वो तीनों स्ट्रक्चर जो थे कार्बोनेट के या नाइट्रेट के, और इनके बीच का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है, दिस इज फॉर रेजोनेंस एनर्जी। इतनी एनर्जी लिबरेट हो जाती है, मतलब ये एक्चुअल है। और ये जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस, मान लो कि किसी मॉलिक्यूल के ऐसा भी हो सकता है 4 स्ट्रक्चर है सब, 1 2 3 4, तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से हैं? 1 और 2, क्योंकि वो इक्विवेलेंट है। और इन सबका मिला जुला के दिस विल बी द हाइब्रिड। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? हाइब्रिड की एनर्जी और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके एनर्जी का डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। पर इसमें मान लो कि कोई एक स्ट्रक्चर है जो कि आपने बना दिया पर वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, तो जितना उसकी अगर ये कुछ अलग ही है बिल्कुल, प्रैक्टिकली इट विल नॉट कंट्रीब्यूट मच टूवर्ड्स होल स्टेबिलिटी, को बनाते भी नहीं देगा। जैसे इस सल्फेट में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसकी एनर्जी इससे बहुत ज़्यादा है। तो सल्फेट के जब हम स्ट्रक्चर बनाने होते हैं तो इसको तो हम बेसिकली हटा ही देते। प्लस एक चीज़ देखी गई कि सल्फेट के अंदर, अच्छा क्या सल्फेट का ये तो नहीं है, पर क्या और बने सकते हैं? सल्फेट में इस ऑक्सीजन पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन पे 1 पे 2 पे 1 1, पर ऐसा तो हो सकता है कि इस पे आ जाए डबल। आप ऐसे तो 4 स्ट्रक्चर है, 4 ऑक्सीजन है, उनमें से 4 पोजीशन में हमें 2 पोजीशन सेलेक्ट करनी है, वो कीप द डबल। तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका होता है 4 4 -1/4c2। आप ऐसा जैसे 4 पोजीशन में से 2 सेलेक्ट करनी है, तो n में से अगर 2 सेलेक्ट करना है तो n-1/2। आगे पर पी एंड सी पढ़ोगे तो पी उसे NC2 कहते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यानी 6। तो इसके खुद के 6 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कभी इन 2 पे कभी इन 2 पे, इस तरह से, पर वो इक्विवेलेंट होंगे। ये बिल्कुल अलग हो गया, इसको हम काउंट ही नहीं करते। प्लस ये भी देखा गया कि जो सल्फेट है, सल्फेट में जब एसओ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एनालाइज की गई एक्सपेरिमेंटली, तो देखा गया कि सबकी बॉन्ड लेंथ सेम। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा एसओ का? सिंगल बॉन्ड तो सब में, एक स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड है, अब कितनों में घूमना है? 6 में। इसको ये तो अलग ही हो, इसमें तो घूम ही नहीं रहा, तो 6 में घूमना है, 2/6। एक में 2 है और स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 6, 2/6 यानी तो मतलब अच्छा। प्लस सल्फेट का जब हमने देखा गया कि बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, फिर बॉन्ड लेंथ को एनालाइज किया तो ये देखा गया, मतलब अब हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड द क्या सकते हो कि फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स की इसमें रेजोनेंस होता है, या वो रेजोनेंस फिनोमिनन के फेवर में आर्ग्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सल्फेट में जो एसओ बॉन्ड होता है, देखा गया कि जिन मॉलिक्यूल में एसओ बॉन्ड सिंगल ही हो सकता है, कि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उससे ये बॉन्ड लेंथ छोटी है, यानी ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। और डबल बॉन्ड जहाँ होता है केवल, उससे ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है, यानी एग्जैक्टली डबल भी नहीं है, तो रेजोनेंस को फेवर करता है। रेजोनेंस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए फेवरेबल आर्ग्यूमेंट, इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर 4/3 हो गया। सल्फेट का स्ट्रक्चर यही रहने वाला है आगे तक, पर इसको एनालाइज करने के लिए अभी हमने इसमें केवल सिंगल लोन पेयर बॉन्ड यही देखा। बाद में जब अभी शेप की बात करेंगे, शेप कैसे होती है इसकी, फिर जब sp-d ऑर्बिटल पढ़ लेंगे तो इन बॉन्ड के नेचर को डिस्क्राइब करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। स्ट्रक्चर यही है, शेप टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन उसी को हम और डिटेलिंग करते जाएंगे, पर इसमें ऑक्टेट एक्सपांड होता है।
इसमें ऑक्टेट एक्सपांड होता है। जो ऑक्टेट एक्सपांड नहीं होने वाला मॉलिक्यूल है वो जो फीचर्स मिलते हैं एक्सपेरिमेंटली उसको एक्सप्लेन ही नहीं करता। अगर सपोज कोई बोले मैंने यही स्ट्रक्चर होगा तो तुम्हें सल्फेट में जो एसओ सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ चारों एक जैसी मिलनी चाहिए, मिलेगी, चलो ठीक है चारों एक जैसी, बस सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ मिलती है सिंगल बॉन्ड से छोटी, डबल बॉन्ड से बड़ी। तो ये सजेस्ट करता है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच जुड़, ठीक है। एक ये बताओ ClO4 माइनस, इसको बनाओ ClO4 माइनस, पहले एक बार ट्राई करो कि ऑक्टेट सेटिस्फाई करता वाला बना दे, बनाओ। अगर हम ClO4 माइनस को पहले ऑक्टेट किए उसमें Cl के कितने होते हैं? Cl का ही है, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा आ गया, मान ले इस ऑक्टो पे किसी पे भी ऐसा एक्स्ट्रा, इसने तो अपना 8 पूरा कर लिया, इसके भी 8 पूरे हो। अब कोई बोले नहीं ऑक्टेट थ्योरी की बात करेंगे तो आप फिर क्वाड्रेंट बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सबके 8 पूरे, लेकिन फॉर्मल चार्जेस इस पे 6 - 6 - 2/2 -1, इस पे भी, और यहाँ 7 - 0 -8/2। ऐसे भी किसी एक सिंगल एटम पे फॉर्मल चार्ज +3 होना इज वेरी वेरी अच्छा। नॉर्मली फॉर्मल चार्जेस +1 हो जाता है, माइनस हो जाता है, +3 तो बहुत ज़्यादा। तो ये -1 टोटल चार्ज होने के लिए Cl पे 3+ और सब O पे माइनस, टोटल तो -1 हो गया। दिस इज हाईली अनस्टेबल, ये मिलता भी नहीं है क्योंकि ClO की बॉन्ड लेंथ भी ऐसी नहीं मिलती कि सिंगल बॉन्ड जैसी होनी चाहिए। पर जिन मॉलिक्यूल में ClO सिंगल बॉन्ड होता है उनमें जो बॉन्ड लेंथ मिलती है उससे बॉन्ड लेंथ कम मिलती है। और ये वैसे भी देख के लग रहा है कि फॉर्मल चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए इसमें। अब
और Cl is being a third pair element is able to expand octet। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे ये चीज आई थी हमारे पास ये आया था, तो इधर ये डबल, कोई ऑक्सीजन को डबल बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कोई उसका तो अभी भी ऑक्टेट ही कंप्लीट होगा और उसका फॉर्मल चार्ज भी नहीं आएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, इधर सब जगह ऐसा बना लेगा, यहाँ पे तो ठीक है सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, एक तो सिंगल बनेगा, तो ये क्या हो गया, अब देखो ऐसा बन जाएगा। तो इसमें फॉर्मल चार्ज 0 0 0, इधर 7 माइनस 14/2 7 यानी 0, और ये माइनस फॉर्मल चार्ज -1 केवल O पे, और टोटल चार्ज भी -1, वो तो होना ही पड़ेगा, एक को तो होना ही पड़ेगा, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। बॉन्ड के नंबर भी ज़्यादा हो गए और एक्सपांड, अब कोई बोल सकते एक्सपांड हो गया, ठीक है हो गया, पर डी ऑर्बिटल था हो गया एक्सपांड। बाकी अल्टीमेटली देखो जितना भी सब चीज़ है वो है तो अल्टीमेटली हर चीज़ जाके एनर्जी में ही रुक जाएगी। सिस्टम की एनर्जी कम है तो स्टेबल ज़्यादा है। अब वो कॉन्फ़िगरेशन ये ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रहा हो नहीं हो रहा हो, हाँ ठीक है पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अब आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन और में सेकेंडरी एलिमेंट में डी होता ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रखोगे कैसे, तो वहाँ पे भी अगर आप कभी सपोज 10 इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे भी आपका वो फॉर्मल चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाएगा, प्लस बोलते क्या सकते हो कि वैलिड लुईस स्ट्रक्चर ही, लेकिन इस पर ऑक्टेट एक्सपांड हो सकता है और फॉर्मल चार्जेस कम हो गए तो इट इज अलाउड। एंड इस जैसे कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इस मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 4। ऐसे सोचो एक O पे सिंगल है, सबको एक बार सिंगल का मौका मिलेगा है ना, ऐसे सोचो 4 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, Cl होगा। सिंगल तो सब में ही 1, एक पे कितने पाई बॉन्ड है, एक पे ये वाला बॉन्ड जो है कितना है 3, और घूम कितने में है 4 में, 4 स्ट्रक्चर में घूमेगा 1 + 3/4 यानी 1.75 ये एक ये बनाओ ClO3- ये तक पर क्लोरेट, ये है क्लोरेट, इसका ClO3-। इसमें होगा ही नहीं, एक को भी वो समझ जिसको माइनस हो तो सिंपल ही बनाएगा, ये ठीक है तो इसके बाद इसके प्लस आ जाएगा सब पे दैट विल बी हाई ये कोऑर्डिनेट के ऊपर आ रहा है ना, बाहर से 0 को -1 एक एक्स्ट्रा है इसी पे है ना, और तो 7 बिल्कुल कर सकते हैं ना। ClO3-, पहले Cl को ही बनाए, ये हो गया O, एक
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी एक O पे आएगा, इस पे मान लेते आ गया, माइनस हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक्सपांड किया जा सकता है, ये एक लोन पेयर है, तो ये ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर। हाउ मेनी रेजोनेंट स्ट्रक्चर यू विल गेट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर? 3। एक बार इधर माइनस, इधर माइनस। तो बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा फॉर्मल चार्जेस इस पे 0, 6 - 4 - 4/2, इस पे 0। वैसे भी अब दिमाग में बैठा लो, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, चाहे 2 सिंगल चाहे एक डबल, फॉर्मल चार्ज 6 - 4 - 4/2 है ना। चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ऐसा सिचुएशन जैसे वाटर में होता है, वाटर का होता है ना, वाटर में भी इसका फॉर्मल चार्ज 6 - 4 - 4/2, तो वाटर का भी दूसरे स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हुआ, तो 3 स्ट्रक्चर हुए। फॉर्मल चार्ज इस पे क्या हो जाएगा 7 माइनस नॉन बॉन्डिंग 2 माइनस बॉन्डिंग कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये -1, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये -1 होना भी चाहिए क्योंकि ClO3 माइनस में कहीं तो एक -1 होगा ही। बॉन्ड स्ट्रक्चर 3 बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस 2 पाई बॉन्ड, एक में घूम कितने जगह है 3 में घूमेंगे 3 स्ट्रक्चर में। कोई पूछे ClO4 माइनस में जो ClO बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ और ClO3 माइनस में जो ClO बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, कौन सा छोटा होगा, विच विल बी शॉर्टर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ उतनी कम। ClO4 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर आया था 1.75, तो ClO4 का जो ClO बॉन्ड है एक तो सब बराबर होंगे और वो छोटा होगा, शॉर्टर होगा देन ClO बॉन्ड ऑफ ClO3 माइनस। ClO4 माइनस और ClO3 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ClO4 माइनस में देखो एक -1 चार्ज है, पर उसको चार्ज जितना डीलोकलाइज होगा, फिर आपका ClO3 में भी एक माइनस चार्ज है और ClO4 माइनस में भी एक माइनस चार्ज है। रेजोनेंस से एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी, रेजोनेंस ये जनरल आप बहुत बार स्टेटमेंट पढ़ोगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रक्चर और स्टेबल होगा। हम यहाँ बात भी कर रहे हैं कि ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है, तो वाई रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी, रेजोनेंस लीड्स टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ClO4 माइनस में एक चार्ज है पर चार्ज स्ट्रक्चर यानी उस -1 चार्ज को चारों ऑक्सीजन पे एक बार घूम के जाने का मौका मिलेगा। तो जितने एक ही चार्ज तो एक ही है, पर जितने ज़्यादा साइड पे घूमेगा चार्ज डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, स्टेट एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। पर ClO3 माइनस में भी एक ही -1 चार्ज है और वो कितने में घूम रहा है 3 ही ऑक्सीजन में घूम रहा है। ClO4 माइनस इज मोर स्टेबल देन ClO4 माइनस में एक -1 4 जगहों पे घूमने को मौका मिला, वो भी ऑक्सीजन, और यहाँ पे माइनस वो 3 ही ऑक्सीजन, तो ClO4 माइनस इज मोर स्टेबल। अच्छा HClO4 मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों से आगे चीज़ें कैसे एक्सप्लेन होंगी। HClO4 और HClO3 ये दोनों ही एसिड्स हैं। HClO4 का एसिडिक फैक्टर क्या है? HClO4 लूज कर H+ लूज करके बना देगा और तो अभी में इतना परेशान होता, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, पर मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों से कैसे इस चीज को, जैसे ये एसिड है, एक होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पे है
जैसे HX अगर कोई एसिड है तो H प्लस निकलने के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जैसे HX और X माइनस, HX एसिड है, X माइनस उसको कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है। अब कोई पूछे कि इन दोनों में ज़्यादा, मतलब दोनों की हमने कंसंट्रेशन और सेम ली है, तो दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? अगर ज़्यादा एसिडिक होने का मतलब है कि जिसका ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना उसकी टेंडेंसी आगे जाने की ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम यहाँ ज़्यादा शिफ्ट होगा। एक्चुअली ये रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है, ये भी बनेगा वापस भी बनेगा, तो प्रोडक्ट जितना स्टेबल चीज़ आगे जाएगी। तो ClO4 माइनस क्या है? मोर स्टेबल देन ClO3 माइनस, हैंस HClO4 इज मोर एसिडिक। more stable the conjugate base, more acidic will be the conjugate acid। तो ClO4 माइनस क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है इससे, जैसे अगर HX, ऑर्गेनिक में हम ये चीज़ बहुत जब एसिडिक बेसिक फैक्टर पढ़ते हैं तो इस बेसिस पे काफ़ी चीज़ें एनालाइज करते हैं। ये दोनों एसिड हैं। इफ X माइनस इज मोर स्टेबल देन Y माइनस, HX is more stable than more acidic than HY। अगर X माइनस ज़्यादा स्टेबल है मतलब ये बेस वीक है, बेस का क्या करेक्टर है, उस पर H प्लस आगे जुड़ जाए, और X माइनस ज़्यादा स्टेबल है यानी वो अकेला बिना H प्लस जुड़े स्टेबल रह पा रहा है ज़्यादा, यानी वो कम बेसिक है। ज़्यादा बेसिक मतलब कॉन्जुगेट बेस शुड बी मोर अनस्टेबल, तो ज़्यादा बेसिक होगा। बात ये, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो बेस वीकर होता है। तो अभी ये देखो, कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिलेटिवली उसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें क्या होगा, HClO4 इज मोर एसिडिक देन HClO3। तो ये हो गया ClO3 माइनस। फॉस्फेट बना लो एक बार, तो ये भी बना लो PO4 3, इसका स्ट्रक्चर फॉस्फेट, सल्फेट, परक्लोरेट, क्लोरेट, इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे याद कर लो कि मतलब क्योंकि इन्हीं के और एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे, पर कम से कम जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो तो यही रहने वाला है, तो ये बिल्कुल याद करो। मतलब ये बहुत जगह यूज होगा और क्वेश्चन भी इससे काफ़ी तरीके के आ सकते हैं। फॉस्फरस 5 होते हैं, है ना। O और ये ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि तीनों एक ही पे आ जाए, एक पे इस पे एक आए, इस पे एक आएगा, और ये ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, इसका माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन आया था, चाहे तो फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले से तो उत्तर भी आएगा। ऑक्टेट पूरा हो चुका और यहाँ पे डबल बना, ऑलरेडी इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका था, हम चाहते थे कोवेलेंट मास क्वाड्रेंट मास लेकिन उससे काम नहीं बनता, उससे फॉर्मल चार्जेस ज़्यादा है, तो पी कैन एक्सपांड ऑक्टेट।
तो ये ऐसा हो जाएगा सबके ये फॉर्मल चार्ज 0 और इस पे भी अब 0 हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर PO4 3-। इसमें एक डबल बॉन्ड हुआ PO। कितने स्ट्रक्चर होंगे इसके? 4। एक पर्सन में डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट नहीं है। कोऑर्डिनेट में जो फॉर्मल चार्ज देखो कोऑर्डिनेट बना के देखो, मतलब पूछने की वजह बना के दो तो क्या होगा? ये भी माइनस हो गया और ये +1, तो ऐसा हो जाएगा। तो इससे बेहतर सिचुएशन क्योंकि ऑक्टेट एक्सपांड हो सकता है, ये डबल होगा। तो आपके पास ये रेदर देन चार स्ट्रक्चर बन जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर +1/4 1.25 ये बनाओ, CO बनाओ, CN- बनाओ, NH4+ बनाओ, कार्बोनेट हम बना ही चुके हैं। अब ये CO CN- NH4+, CO2 CO क्या सोचते हैं? CO में टोटल कितने हैं? टोटल है 6 + 4। तो 6 + 4 है तो 10 इलेक्ट्रॉन रखना है ना? ऐसे N2 की तरह टोटल 10 कितने? तो ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? चार्जेस क्या हो जाएंगे? ऑक्टेट कंप्लीट हो गए दोनों के। इस पे सिक्स बाई तो ये 4 ट्रिपल बॉन्ड CO CN-, CN-, CN- से फिर से एक बार पहले 4 + 5 + 1 6 फिर से ही सोचो टोटल 10 चाहिए। ऐसा दिया ऑक्टेट कंप्लीट। फॉर्मल चार्ज इस पे फाइव इसका 4। भाई इस पे टोटल चार्ज 0 था CO पे, तो -1 + 1 मिलके 0 हो गया। इस पे टोटल चार्ज है -1, ठीक है? 4 -2 -3। साइनाइड का जो नेगेटिव चार्ज है फॉर्मल चार्ज किस पे? C पे।
इसीलिए Cn- अगर फ्री होगा, इन सब के आगे इम्प्लीकेशंस हैं, Cn- अगर फ्री होगा, ऑल्दो नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, C पे भी लोन पेयर है, एक तो C पे माइनस चार्ज है, C पे माइनस चार्ज इज अनस्टेबल एज वेल, तो अगर ये दोनों एटम फ्री हैं तो डोनर कैपेसिटी ज़्यादा किसकी होगी? C की। C इज माइनस के संग अनकंफर्टेबल ज़्यादा है, और माइनस भी उसमें तो फिर भी न्यूट्रल। हाँ, लेकिन अगर एक कंपाउंड का AgCN सिल्वर साइनाइड, ये प्रेसिपिटेट होता है। अब अगर मान लो ये टूटा ही नहीं और इसको एक किसी को लोन पेयर देना है, तब कौन सी साइट एक्ट करेगी? तो ये तो टूटा ही नहीं, चॉइस यही। आगे हम जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, KCN एक सॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो KCN पानी में डिजोल्व करेंगे तो साइनाइड बन जाता है। तो साइनाइड अगर बन गया तो कहीं को किसी चीज़ को लोन पेयर देना है तो C देगा, पर AgCN के केस में वो डिजोल्व नहीं होता है, तो वहाँ पे अगर लोन पेयर देना है तो N देगा और धीरे धीरे Ag और C बॉन्ड टूटेगा। तो एक में कंपाउंड बनता है साइनाइड से C साइड से, इसमें कंपाउंड बनता है N से जुड़ के। जैसे मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर दे के हमें जोड़ना है, तो इसमें ACN बनेगा, और इस वाले केस में वो चीज़ ANC बनेगी। तो ये टूटा हुआ नहीं है, तो देने के लिए केवल यही अवेलेबल है, तो ये A को मिलेगा और फिर धीरे धीरे ये बॉन्ड, वहाँ पे ये वाली साइड लोन पेयर देगी। इस वाले में जब दोनों फ्री हैं, दोनों हैं, तब C वाला देगा। ठीक है, ये आगे मतलब ये था कि जैसे दोनों पे ही लोन पेयर है, पर जो ज़्यादा अनस्टेबल साइट है वो ज़्यादा कैपेबल है, वो ज़्यादा बेसिक है। लोन पेयर देना मतलब बेसिक कैरेक्टर, लुईस बेस। ये बताओ, अमोनियम फॉर्मल चार्ज किसका है? N के, है ना? अमोनियम टोटल 8 है, हो गया बच्चा। फॉर्मल चार्ज इन पे 0, इस पे कोई इन मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस नहीं, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें। CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बैलेंस 4 + 6 + 6 16। तो C को ये हो गया, ये हो गया, एक तो तरीका ये है, एक तो ये तरीका। इसमें भी होगा टोटल 4 और 4 16। फॉर्मल चार्जेस भी इस पे 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0। पर इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं क्या? अगर ऐसा बना दें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 16। यहाँ पे भी 16। अच्छा, ऐसा बन सकता है तो एक ऐसा भी बन सकता है। यहाँ पे इस पे प्लस फॉर्मल चार्ज, इस पे। तो CO2 के एक्चुअली 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। सबसे स्टेबल कौन सा? बॉन्ड इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, पर इसमें फॉर्मल चार्जेस नहीं। तो अगर मैं CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी प्रोफाइल बनाऊं, तो ये अगर मैं इसको 1 कहता हूँ, इसको 2 और इसको 3, ये इक्विवेलेंट है, तो ये यहाँ होंगे कहीं 1, उससे कम एनर्जी पे होगा, और इसका जो मिलजुल के हाइब्रिड होगा वो सबसे कम होगा, ये हाइब्रिड होगी।
रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल, जिसके अंदर सबसे कम है, और इसके बीच का ये रेजोनेंस एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर माइनस मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। एनओ का स्ट्रक्चर बना, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड आ रहे हैं तो एक तो उसको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसमें हम अगर मान लो इसका 8 पूरा कर भी दिया तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 3। एक ये पॉसिबिलिटी है, ये भी है, ये भी तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिव और दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे वो पैरामैग्नेटिक हो गया, एक एम्पियर, यहाँ पे ये, तो इसको रेजोनेटिव कहा जा सकता है। मॉलिक्यूल दोनों पैरामैग्नेटिक ही। अच्छा, इसमें ज़्यादा स्टेबल और कम स्टेबल get the formal charges। फॉर्मल चार्ज होगा कैसे? देखो दोनों का निकालो। O पे कितना होगा? 0, N पे 0, ठीक है। यहाँ O पे नहीं, हाँ O पे, यहाँ पे 6 -3, अब 3 नॉन बॉन्डिंग कितने? 3 -2 +1, ये 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग 4 -4/2, यानी पहले वाले में दो बॉन्ड ही है पर दोनों न्यूट्रल है, दूसरे वाले में 2 बॉन्ड ही है पर दोनों पे चार्ज है। स्टेबल ज़्यादा कम सा, पहले बॉन्ड तो सेम ही है पर एक में चार्जेस हैं मिलके 0 हो रहा है और एक में चार्ज ही नहीं है, ज़्यादा स्टेबल। सेकेंड में इस वाले में क्यों? ये 2 और 2 8 हो गए इसके एन के। नहीं, बात एन के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे तो सकती है ना, वो तो बॉन्डिंग, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तभी तो फॉर्मल चार्ज हो जाते हैं। हम बनाते समय ये ध्यान दो कि ऑक्टेट कंप्लीट पॉसिबली हो सके और टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सीड ना करे, ना कम रहे ना ज़्यादा। तो ये जैसे था यहाँ तुमने भाई यहाँ पे भी तो देखा है तो क्या था, यहाँ भी तो इसके 5 नहीं थे, यहाँ पे इसके कितने थे, यहाँ पे भी तो इस वाले केस में भी तो तुमने यहाँ पे ये 5 थे, ठीक है सही है, पर ऐसा हो सकता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दो, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब इसी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो, इसीलिए तो इस पर चार्ज आ गया ना, ऐसा सोच में इसमें -1 क्यों आया, ये तो ये और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी हम क्या करें, एक का तो ऑक्टेट हो पा रहा है पर दूसरे का नहीं हो पा रहा है, दूसरे के साथ ही हो पा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो ये ड्रॉप है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे मिल रहे हैं कि जिनमें लुईस थ्योरी पूरी तरह से नहीं लगती है, ऐसा कहना कि ऑक्टेट या डुप्लेट ही सबका हो जाएगा जरूरी नहीं है।
हमने ऐसा भी देखा कि ऑक्टेट एक्सपांड हो रहे हैं और वो वाले स्ट्रक्चर जो एक्सपेरिमेंटल फीचर उनसे मैच कर रहे हैं। तो एक तो ये वाली बात, तो इसलिए लुईस थ्योरी को ऐसा नहीं बनाएगा कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, किसी में इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी था, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाला केस हो गया, NO वाला, NO2 बना के देखना, उसमें भी कुछ ऐसा चीज़ आएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा। और सबसे बड़ी बात कि लुईस स्ट्रक्चर्स, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है, अच्छा एक ओजोन का बना लो, बुक में दिया हुआ है तो ओजोन बना लो, तो ओजोन का बनाना और NO2 का बनाना। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, हर मॉलिक्यूल जो ये कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उनकी शेप होती है, जैसे वाटर एंगुलर होता है, अमोनिया पिरामिडल होता है। तो इन शेप को लुईस थ्योरी कुछ वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। शेप को एक्सप्लेन करने के लिए अभी भी हम SPDF इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बट शेप को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी शॉर्ट में। तो हम नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ेंगे। और ओजोन ऐसा होता है, ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 6 × 3 18, ये 4 8 10 8, ये और दूसरा स्ट्रक्चर ये बॉन्ड ऑर्डर होगा ओजोन में 1.5 1 + 1/2 1, तो सिंगल के लिए पाई बॉन्ड 1 2 में घूम रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स